कंप्यूटर की विभिन्न मेमोरी को समझाइए। तो ये जो मेमोरी शब्द है यहाँ से शुरू हो जाता है। कंप्यूटर में डेटा को किस माध्यम में स्टोर किया जाता है उसे ही मेमोरी कहा जाता है। तो जो भी निर्देश हम कंप्यूटर में देते हैं, कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा जो भी हम निर्देश देते हैं, सबसे पहले वो निर्देश जाकर के मेमोरी यूनिट में या मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। फिर कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमारी समझने वाली भाषा में आउटपुट में दिखाता है। तो ये मेमोरी क्या होती है और कौन कौन सी प्रकार की मेमोरी होती है, इसके बारे में हमको समझना है। तो किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को स्टोर करके रखने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, सूचना को, किसी भी प्रकार के डेटा को या किसी भी प्रकार के निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करना है तो उसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि हमें सीपीयू के द्वारा कोई गणना करानी है तो उन संख्याओं को पहले इनपुट डिवाइस द्वारा मेमोरी में भेजा जाता है। यही चीज हमने बताया, कोई भी प्रोसेस करना है डेटा तो कंप्यूटर में डेटा पहले इनपुट होता है तो किस में जाता है? मेमोरी में जाता है, फिर प्रोसेसिंग के लिए जाता है। फिर सीपीयू के द्वारा गणना के उपरांत परिणामों को मेमोरी में रखने के बाद ही आउटपुट डिवाइस पर उत्तर दिया जाता है। अब सीपीयू ने जो भी निर्देश या जो भी सूचना आपने कंप्यूटर पर इनपुट की है उसको वो आउटपुट में दिखाने के पहले भी क्या करता है? मेमोरी में स्टोर करके रखता है। मतलब कि निर्देश पहले मेमोरी में स्टोर हुआ, मेमोरी में स्टोर होने के बाद सीपीयू में गया, सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद फिर मेमोरी में गया, फिर हमको आउटपुट में दिखाई देता है। मेमोरी में स्टोर किया गया डेटा 0 तथा 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कंप्यूटर में जो भी मेमोरी होती है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। हमें भले ही ये प्रेजेंटेशन में इस तरीके से इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में इस प्रकार से स्टोर होता है, 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो किसको समझती है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ही समझती है। तो यहाँ पर 0 और 1 को क्या डेटा समझती है? 0 का मतलब होता है करंट की अनुपस्थिति और 1 का मतलब होता है करंट की उपस्थिति। तो करंट की अनुपस्थिति और करंट की उपस्थिति ऐसा सिग्नल जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जाता है और ऐसे करके ही वो डेटा को समझती है कि क्या डेटा है, और वो डेटा मैग्नेटिक डिस्क में जाकर के कंप्यूटर की हर बिट में एक 0 एक बिट में स्टोर हुआ, फिर 1 एक बिट में स्टोर हुआ, या जितना भी 0101 है वो कंप्यूटर की हर एक मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। वो सबसे छोटी इकाई जहां 0 और 1 स्टोर होता है उसे बोलते हैं बिट। इसे बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। तो चूंकि ये नंबर है 0 और 1 और ये दो नंबर है, केवल 2 डिजिट है, कंप्यूटर केवल 2 डिजिट को समझता है, 0 और 1 को, है ना। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में कहीं ये कंप्यूटर शब्द स्टोर हो रहा है तो कंप्यूटर शब्द में C को बाइनरी नंबर में बदला गया, O को बाइनरी नंबर में बदला गया, M को, ऐसे करके पूरा जो ये आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है इसको बाइनरी नंबर में कंप्यूटर ने बदला प्रोसेस करके, और फिर जाकर के कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया। तो संक्षेप में इन्हें बिट भी कहते हैं। तो बिट वो इकाई है उसको नापने की मेमोरी की उस जगह को जहां पर कि 0 और 1 स्टोर हो रहा है। बिट मेमोरी स्पेस को मापने की सबसे छोटी इकाई है। मेमोरी को 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेमोरी को कैटेगरी में बनाकर बताया गया है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, 2 प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कौन कौन से प्रकार हैं? प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम के भी 2 प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम और से डायनेमिक रैम। रोम के 3 प्रकार होते हैं, प्रोम है, ईप्रोम है और ईईप्रोम है। इस मेमोरी को हम हिंदी में प्राथमिक मेमोरी भी बोलेंगे, इस मेमोरी को हम हिंदी में मुख्य मेमोरी भी बोलेंगे, या इंग्लिश में प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, या हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी, है ना। तो द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार देखिए दिया गया है।
एक होता है मैग्नेटिक टेप, ये भी बहुत पुराना तरीका है डेटा को स्टोर करने का। एक होती है मैग्नेटिक डिस्क, ये भी डेटा को स्टोर करने का तरीका है। एक होती है ऑप्टिकल डिस्क, आपने जो सीडी डीवीडी नाम सुना होगा उसको ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में रखा जाता है। और अदर मेमोरी में भी कुछ मेमोरी आती है। अब मैग्नेटिक टेप के अंतर्गत भी दो प्रकार की मेमोरी है, कार्ट्रिज टेप होता है और रील टेप होता है ना। और मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार का होता है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, इसमें कि हार्ड डिस्क का अभी ज्यादा यूज होता है, फ्लॉपी डिस्क का भी यूज खत्म हो चुका है। इसी प्रकार से ऑप्टिकल डिस्क होती है जो सीडी डीवीडी में इस्तेमाल करते हैं। सीडी के अंतर्गत दो चीजें आती, सीडी आर मतलब जिसमें डेटा केवल एक बार राइट किया जा सकता है, सीडी आरडब्ल्यू मतलब जिसमें डेटा मिटा करके फिर से राइट किया जा सके। इसी प्रकार से है डीवीडी, तो डीवीडी क्या है, डीवीडी भी ऑप्टिकल डिस्क है लेकिन उसकी साइज जो है वो सीडी से अधिक होती है। सीडी की साइज मात्र 700 MB होती है लेकिन डीवीडी की साइज 4 GB तक की होती है। डीवीडी भी दो प्रकार की आती हैं, एक बार राइट कर दो डेटा बस दोबारा राइट नहीं किया जा सकता, और आरडब्ल्यू भी आती है मतलब डेटा उसमें दोबारा भी राइट किया जा सकता है। अदर मेमोरी में दो मेमोरी आती हैं जिसका नाम है कैश मेमोरी आपकी और रजिस्टर मेमोरी, ठीक है ना। तो कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी जो है इसके बारे में भी हम देखेंगे, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी क्या कहलाती है। तो यहाँ पर मेमोरी के प्रकार दिए गए हैं डायग्राम के द्वारा। तो चलिए आगे एक एक करके सारी मेमोरी को हम समझते हैं कि किस मेमोरी में क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कौन सी मेमोरी क्या करती है। तो अब यहाँ पर मेमोरी की यहाँ पे यूनिट्स दी गई हैं कि जैसा कि हमने देखा था कि कंप्यूटर में जो मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं जिसको बोलते हैं सेल, ठीक है, वहां पर क्या स्टोर होगा, कंप्यूटर क्या समझता है 0 और 1 के फॉर्म को। तो जहां भी 0 और 1 स्टोर होगा उस जगह को जो हम यूनिट है जिसमें हम नापेंगे मेमोरी को उसको बोलेंगे बिट, है ना। तो इसी प्रकार से 4 बिट बराबर होता है 1 निबल, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, है ना। 8 बिट मिला दो तो 1 बाइट बन जाएगा। इसी प्रकार से 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। केबी आपने सुना होगा कि ये डेटा, ये फाइल इतने केबी की है तो वो बोलते हैं किलोबाइट, और 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। इसी प्रकार से 1024 किलोबाइट बराबर होता है आपका 1 मेगाबाइट। MB सुना होगा आपने कि ये गाने की फाइल 2 MB की है, 10 MB की है, 5 MB की है। इसी प्रकार से 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB, है ना। इसी प्रकार से 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट, है ना। तो आजकल 1 टेराबाइट 1 TB की हार्ड डिस्क भी आने लगी है, 2 TB 3 TB की। तो इस प्रकार से ये है मेमोरी को नापने की इकाई। इसके बाद भी TB के बाद भी और भी चीजें होती हैं। तो हमने यहाँ देखा मेमोरी को किस प्रकार से किस यूनिट में मापा जाता है। अब आते हैं हम मेमोरी के प्रकार में। पहली मेमोरी का प्रकार है जिसका नाम है प्राइमरी मेमोरी, या हिंदी में इसको बोलेंगे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी, और इंग्लिश में बोलेंगे मेन मेमोरी। तो ये क्या कहलाती है, मुख्य मेमोरी और मेन मेमोरी। तो जहां पर डेटा सबसे पहले जाकर के स्टोर होता है, तो चूंकि डेटा सबसे पहले जाकर के स्टोर होता है इसलिए उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिकता से डेटा वहां जाके सबसे पहले स्टोर होता है। हमने जैसे ही अपने कंप्यूटर को चालू किया तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में किस मेमोरी में जगह ली, प्राइमरी मेमोरी में जगह ली। तो सबसे पहले डेटा इस मेमोरी में स्टोर होता है इसलिए इसको बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां डेटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है ना। तो जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो कौन सी मेमोरी में वो डेटा सेव होता है, प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है। और जब उस डेटा की जरूरत पड़ती है तो वो डेटा हमको दिखाई दे जाता है, और जैसे हम प्रोग्राम को बंद करेंगे, प्रोग्राम क्लोज होगा, प्राइमरी मेमोरी से डेटा जो है वो हट जाता है। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कौन कौन से प्रकार की होती है। मेन मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पर्सनल कंप्यूटर में 2 प्रकार की रैम प्रयुक्त की जाती है।
चलिए रैम के बारे में देखेंगे पहले हम। तो ये आती है किसके अंतर्गत, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत, या इसको हम बोलेंगे प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी। तो ये मेमोरी कंप्यूटर में देखिए इसका हार्डवेयर का एक इमेज भी लगाई गई, किस प्रकार से ये मेमोरी दिखाई देती है। ये मदरबोर्ड में मेमोरी के स्लॉट में इस तरीके से फंसी हुई होती है। इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, या इसका शॉर्ट फॉर्म है रैम। जब भी हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपको अपने कंप्यूटर में कितनी रैम लगवानी है। ये डिपेंड करता है आपके वर्क पर। अगर आप सिंपल एजुकेशनल सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, एमएस ऑफिस वगैरह, और केवल प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको 1 से 2 जीबी रैम की जो है वो पर्याप्त होती है। लेकिन यदि आप कोई वीडियो मिक्सिंग का काम करना चाहते हो, ऑडियो मिक्सिंग का काम करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको रैम की आवश्यकता ज्यादा होगी, क्योंकि जितने बड़े प्रोग्राम होंगे, जितने हैवी प्रोग्राम होंगे, वो उतना ज्यादा मेमोरी में स्पेस लेंगे। तो जितना ज्यादा मेमोरी में स्पेस की जरूरत पड़ेगी, उतना ज्यादा मेमोरी की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो रैम है वो किसी भी प्रोग्राम के खुलने पर डेटा जो है वो इस मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि यदि हमारे कंप्यूटर में मेमोरी कम है, 1 जीबी की रैम है, और हमने बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, तो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगता है, हमारा कंप्यूटर स्लो चलने लगता है, क्योंकि मेमोरी में सारे प्रोग्राम को रन करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा लिखा भी जा सकता है, राइट किया जा सकता है, और डेटा पढ़ा भी जा सकता है। ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है, हमको कुछ भी डेटा इसमें जाकर के लिखने की जरूरत नहीं है। ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक जो भी प्रोग्राम ओपन किया, डेटा मेमोरी में लिख गया, जैसे प्रोग्राम बंद हुआ, डेटा इससे जो है मिट जाएगा। डेटा को पढ़ भी सकते हैं। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। इसे अस्थायी मेमोरी क्यों कहा गया? अस्थायी मेमोरी बोलेंगे इसको, या इसको हम वोलेटाइल मेमोरी बोलेंगे, वाष्पशील मेमोरी बोलेंगे। क्यों बोलते हैं इसको ऐसा वोलेटाइल, वाष्पशील या जो है अस्थायी मेमोरी? क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम ओपन होता है इसमें डेटा स्टोर हो जाता है, और जैसे ही प्रोग्राम क्लोज होता है मेमोरी से डेटा जो है वो इरेज हो जाता है। तो डेटा कुछ समय के लिए स्टोर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। इनपुट डिवाइस द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है। डेटा सबसे पहले रैम में संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले डेटा किसी भी प्रोग्राम के ओपन होने पर रैम में ही जाकर के स्टोर होता है। रैम के 2 प्रकार होते हैं, डायनेमिक रैम और एक होता है स्टैटिक रैम। तो देखते हैं डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम को संक्षिप्त में डी रैम भी कहा जाता है। डी रैम को जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसका नाम ही है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब तेजी से जिसमें परिवर्तन होता है, तो बार बार इस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का अर्थ यहाँ चिप को विद्युत आवेशित करना होता है। ठीक है, बार बार उसमें उसको विद्युत आवेशित करना पड़ता है इस डायनेमिक रैम को। यह 1 सेकेंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होती है। बार बार रिफ्रेश होने के कारण यह दूसरे रैम की अपेक्षा धीमी होती है। तो बार बार इसको विद्युत से आवेशित करके रिफ्रेश करना पड़ता है, और इसी कारण से इसका नाम है डायनेमिक, क्योंकि बार बार इसमें विद्युत आवेशित होने के कारण नाम दिया गया है डायनेमिक। तो इसके कारण ये क्या होता है, ये थोड़ी सी स्लो होती है बार बार रिफ्रेश होने के कारण। दूसरी रैम है स्टैटिक रैम। यह कम रिफ्रेश होती है, जिसके फलस्वरूप डेटा अधिक समय तक रहता है। डेटा बदलता नहीं है, बहुत समय तक डेटा रहता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया स्टैटिक, स्थिर रैम। इसमें बार बार इसको विद्युत आवेशित नहीं करना, इसमें डेटा लंबे समय तक रहेगा, इसलिए बोलते हैं इसको स्टैटिक रैम। इसे संक्षिप्त में एस रैम भी कहा जाता है। एस रैम अन्य रैम की अपेक्षा तेज एवं महंगी भी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा रैम के 2 प्रकार होते हैं, डायनेमिक रैम और से स्टैटिक रैम। अगली कैटेगरी आती है प्राथमिक मेमोरी की, जिसका नाम है रोम, या इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है, ये मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी हुई होती है। ठीक है, ये मदरबोर्ड में इस प्रकार की जो चिप होती है, ये पहले से जब भी हम मदरबोर्ड परचेज करते हैं तब या ये मदरबोर्ड में जो है लगी हुई आती है, हमको अलग से मदरबोर्ड में रीड ओनली मेमोरी को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका क्या कार्य होता है देखेंगे।
रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है जिसमें अक्सर कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा प्रोग्राम संचित करके स्थायी कर दिया जाता है। तो जब भी कंप्यूटर को बनाया जाता है, मदरबोर्ड को बनाया जाता है, तो मदरबोर्ड के बारे में जानकारी इस मेमोरी में स्टोर रहती है, क्योंकि इसकी जानकारी को केवल हम पढ़ सकते हैं, कुछ बदल नहीं सकते हैं। इसलिए इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी ही कहा जाता है। तो कौन सा प्रोग्राम इसमें स्टोर होता है? एक प्रोग्राम है जिसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है बायोस, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसको बायोस या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नाम प्रोग्राम रोम का ही उदाहरण है। तो बायोस प्रोग्राम की जरूरत कब पड़ती है? जब हमको कंप्यूटर में कुछ हार्डवेयर से संबंधित चीजों को चेक करना है या हमको कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है, तो हमको बूट डिवाइस बायोस प्रोग्राम में जाके सिलेक्ट करना पड़ता है, या हमें फैन की स्पीड और बहुत सी हार्डवेयर से संबंधित जानकारी अगर हमको लेना है तो इस प्रोग्राम पे जाना पड़ता है कि जो भी इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, कंप्यूटर उसको, मदरबोर्ड उसको डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी किससे मिलेगी? इस बायोस प्रोग्राम से मिलेगी। तो ये प्रोग्राम किसमें स्टोर होता है? रोम का ही उदाहरण है। इस मेमोरी से संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। केवल अगर आपको पढ़ना है डेटा, उसी के लिए रोम का इस्तेमाल आप कर पाओगे। इसीलिए इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, क्योंकि डेटा पढ़ सकते हैं, इसलिए रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर बंद हो जाने या विद्युत प्रवाह बंद हो जाने पर भी इसमें संग्रहित प्रोग्राम नष्ट नहीं होते। कंप्यूटर बंद हो गया, फिर भी जो इसमें डेटा है, मदरबोर्ड और सिस्टम की जानकारी, वो इसमें हमेशा स्टोर रहेगी। आरंभ में रोम के लिए बाध्यता थी कि कंप्यूटर निर्माता भी एक बार किसी प्रोग्राम को रोम में चिप पर संग्रहित करने के बाद उसे ना तो मिटा सकते हैं, परंतु बाद में प्रोम, ईप्रोम और ईप्रोम नाम की रोम बनाई गई जिनके अलग अलग लाभ है। तो पहले ऐसी रोम आती थी जिसमें डेटा मिटाया नहीं जा सकता था, लेकिन अब क्या हुआ? अब दूसरी प्रकार की भी रोम आ चुकी है जिसमें से कि डेटा मिटाया जा सकता है, जिसका नाम है प्रोम, ईप्रोम और ईप्रोम। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इस रोम का क्या उपयोग है। पहली है प्रोम, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार स्टोर होने के बाद ना इन्हें मिटाया जा सकता है और ना इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस मेमोरी में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार डेटा को हमने प्रोग्राम कर दिया, इसलिए इसको बोल दिया प्रोग्रामेबल रीड ओनली। फिर उसके बाद केवल इसमें से डेटा पढ़ा जा सकता है, डेटा को मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको बोला गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी मेमोरी आई ईप्रोम। अब इस मेमोरी में डेटा को मिटाया जा सकता था, इसलिए इसमें शब्द जुड़ गया इरेजेबल। इरेजेबल मतलब हो गया मिटाने योग्य। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह प्रोम के समान ही होती है, परंतु इसमें स्टोर प्रोग्राम पराबैंगनी किरणों द्वारा मिटाए जा सकते हैं और नए प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं। क्योंकि मिटाने का कार्य अल्ट्रा वायलेट एक्सरे द्वारा होता है, अतः इस कार्य को करने के लिए विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे आईसी प्रोग्रामर कहते हैं। तो आईसी प्रोग्रामर एक डिवाइस होती है जो अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा ईप्रोम में रखे हुए डेटा को मिटा देती है। ठीक है। तीसरा है ईईप्रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। अभी आईसी प्रोग्रामर की जगह इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, विद्युत के द्वारा रोम का डेटा मिटा दिया जाएगा और फिर से डेटा भर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका शॉर्ट फॉर्म है ईईप्रोम। इसमें स्टोर किए जाने या किए गए प्रोग्राम को विद्युतीय विधि द्वारा मिटाया जा सकता है। इस पर उपस्थित प्रोग्राम को मिटाने अथवा संशोधित करने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें आ गया अब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। इलेक्ट्रिकल तरीके से इरेज करने के लिए मेमोरी को एक रोम बनाई गई जिसका नाम था ईईप्रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर हमने देखे रोम के प्रकार।